मार्च की आखिरी शाम थी। काम का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ था। तभी फोन की घंटी बजी। कोतवाली से आवाज आई, एक लड़की है, अभी लाया जा रहा है। मैंने नेहा की ओर देखा। उसने बिना एक शब्द कहे दरवाजा खोला। हम दोनों सीढ़ियां दो दो करके उतरे। गाड़ी स्टार्ट हुई। टायरों की चीख हवा में गूंजी। रास्ते भर सन्नाटा छाया रहा। बस इंजन की गर्जना सुनाई दी। स्टेशन के गेट पर गाड़ी रुकी। हम भागते हुए अंदर गए। कमरे के कोने में वह बैठी थी, आर्या। उम्र 22 साल, लेकिन चेहरे पर कोई हिलजुल नहीं। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे सब कुछ निगल गई हों। हमारे कदमों की आवाज सुनकर भी उसने पलकें नहीं झपकाईं। फिर अचानक उसके हाथ कांपने लगे। नेहा धीरे से उसके पास गई, लेकिन आर्या पीछे हट गई। दीवार से सटकर वह सिर्फ सांस ले रही थी। नेहा ने आर्या के पास बैठकर धीरे से उसका हाथ छुआ। आर्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी कहानी के पन्ने पलटने शुरू किए। 14 साल की उम्र, जब वह स्कूल के बस्ते थामने की उम्र में थी, तब उसकी शादी कर दी गई। 2 दिन बाद ही वह घर नहीं, एक कालकोठरी में थी। जबरन शारीरिक संबंध और फिर गर्भपात की गोलियां। वह सरकारी अस्पतालों की फाइलों में अपनी उम्र छिपाकर प्रसव पीड़ा से गुजरती रही। उसका शरीर इन जख्मों से भर गया था। बाद में पता चला उसका पति पहले से शादीशुदा था। उसने उसे घर से निकाल दिया। ससुराल में ससुर की नजरें और सास के ताने उसकी परछाई बन गई। वह अपनी ही संतान को पीछे छोड़कर जान बचाकर भागी। यह कोई कहानी नहीं, एक बच्ची के साथ हुआ व्यवस्थित अपराध था। समाज के रक्षक ही उसके भक्षक बन गए थे। कानून की किताबें और रिश्तेदार सब उसके खिलाफ खड़े थे। जब उसने यह बताया कि कैसे उसे हर तरफ से लूटा गया, तो कमरे की हवा भारी हो गई। यह उस व्यवस्था का चेहरा था जिसने एक मासूम को नरक में धकेल दिया। आर्या की आपबीती यहीं खत्म नहीं हुई। भागकर वह कर्नाटक पहुंची, जहां नियति ने उसे फिर से बेच दिया। वहां का आदमी उसे इंसान नहीं, अपनी हवस का खिलौना मानता था। हर रात शराब की गंध और मारपीट का सिलसिला शुरू होता। वह उसे दीवार पर पटकता, उसके बाल पकड़कर घसीटता। एक दिन उसने आर्या के नाखूनों को उखाड़ने की कोशिश की। खून फर्श पर रिसता रहा, लेकिन वह चिल्ला भी नहीं सकी। उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जो 9 महीने की उम्र में ही दम तोड़ गई। उस बच्ची के शव को उसने अपनी आंखों के सामने मिट्टी में मिलते देखा। वह रोज मर रही थी। जब वह वहां से भागकर अहिल्यानगर आई, तो उसका पीछा नहीं छूटा। फोन पर धमकियां आती, अनजान नंबरों से उसे डराया जाता। वह हर आहट पर चौंक जाती, हर दरवाजे के खुलने पर कांपने लगती। उसके शरीर पर पड़े निशान उस नरक की गवाही दे रहे थे। वह एक चलती फिरती लाश की तरह थी, जिसके भीतर का हर हिस्सा टूट चुका था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि वह बस शून्य में देख रही थी। स्नेहाधार के कमरे में 12 दिन बीत गए। हमने आर्या के सामने खाना रखा, उसे पानी दिया और बस उसके पास बैठे रहे। वह एक पत्थर की मूरत की तरह स्थिर थी। 12वें दिन की सुबह उसने अचानक अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। उसकी सूखी आंखों से पहली बूंद गिरी। उसने बोलना शुरू किया। पहले शब्द धीमे थे, फिर वे एक बाढ़ की तरह बह निकले। उसने हर उस चेहरे का नाम लिया, हर उस जगह का जिक्र किया जहां उसे बेचा गया था। नेहा ने तुरंत डायरी उठाई। हम हर शब्द को दर्ज कर रहे थे। जैसे ही उसने अपनी आपबीती पूरी की, हमने उसे कोतवाली पुलिस स्टेशन ले जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचते ही हमने अधिकारियों के सामने पूरी सच्चाई रख दी। पुलिस ने बिना देरी किए 0 FIR दर्ज की। बाल विवाह और पॉक्सो कानून की धाराएं कागजों पर उतरने लगी। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, यह उस अपराधी तंत्र के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रहार था। आर्या की कांपती आवाज अब एक गवाह की गूंज में बदल चुकी थी। कानून की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और पहली बार आर्या के चेहरे पर वह तनाव नहीं, बल्कि न्याय की एक धुंधली सी उम्मीद दिखाई दी। आज आर्या सुरक्षित है। वह स्नेहालय के आश्रय में है, जहां वह अपने घावों को धीरे धीरे भर रही है। अब वह किसी अनजान नंबर की घंटी पर नहीं चौंकती,
न ही किसी दरवाजे के खुलने पर कांपती है। उसका शरीर अब आराम करता है और उसकी आंखों का सन्नाटा कम हो रहा है। स्नेहालय के कार्यकर्ता सिर्फ केस नहीं लड़ते, वे एक इंसान को फिर से खड़ा करते हैं। आर्या का जीवित रहना और उसका फिर से मुस्कुराना इस बात का ठोस सबूत है कि अंधेरे के बाद रोशनी की एक किरण अभी भी बाकी है। यह संघर्ष जारी है क्योंकि हर एक आर्या को बचाना ही हमारा संकल्प है। न्याय की यह राह लंबी है, लेकिन अब वह उस पर अकेले नहीं चल रही है।